गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज आप लोगों के कमेंट नहीं मिलेंगे क्योंकि थोड़ा सा ऐप पे काम चल रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से आपके आज कमेंट नहीं मिल पाएंगे, तो आप शांति से पढ़ना। ठीक है ना। जो भी डिस्कशन है हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं मिलेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो चलिए आज हम टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है ना। जो भी आपकी क्वेरी हो किसी भी रिगार्डिंग, उसको हम कल हमारी क्लास होगी। कल शाम को हमारी क्लास होगी बेटा, रात को 9 बजे। ठीक है ना। कल की जो हमारी क्लास होगी, कल किस टाइम होगी? 9 से 10:30 AM, नहीं PM। ठीक है, ये कल की क्लास है, ध्यान रखना। पहले ही बता देता हूँ। ठीक है ना। कल रात को क्लास होगी 9 से 10:30 बजे। ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री, हेडिंग डालिए बेटा, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। ठीक है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने से पहले एक हेडिंग डालिए, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ने का तरीका क्या होगा सुन लीजिए बेटा। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं नोट्स बोर्ड पर बनवाऊंगा। ठीक है ना। और हिंदी मीडियम के लिए डिक्टेट कराऊंगा। तो बेटा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखना पॉसिबल नहीं है, अगर दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा तो कोर्स की ड्यूरेशन डबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना करें। आज तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज कमेंट नहीं आ रहा, आज तो कोई परेशान करना चाहेगा तब भी नहीं होंगे। ठीक है। तो इन फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो उनमें डिक्टेट कराऊंगा, टाइम दूंगा प्रॉपर, तो नोट करना। ठीक है। जब भी मैं हिंदी में बोलूँ तो साथ के साथ आप नोट कर लेना बेटा। ठीक है। चलिए, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान। हिंदी में इसको कैलोरीफिक मान ही बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, कोई भी फ्यूल लीजिए, आप कोई भी ईंधन लीजिए, कोई भी फ्यूल लीजिए, कोई भी ईंधन लीजिए। ठीक है। आपने इस फ्यूल का 1 ग्राम लिया। ठीक है ना। जिस फ्यूल की आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, तो कैलोरीफिक वैल्यू जो डिफाइन करते हैं वो कितने अमाउंट के लिए डिफाइन करते हैं? स्टैंडर्ड कितना बेटा? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का हमने कंबशन कराया, दहन कराया। और ये पता होगा आप लोगों को, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। तो कंबशन के बाद जब हम कंबशन कराते हैं, तो जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैलोरीफिक वैल्यू। इसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। तो डेफिनेशन लिखेंगे। समझाने के लिए इसमें कुछ, चलिए देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी of energy, the maximum amount of energy released from the combustion of, the maximum amount of energy released from the combustion of 1 gram fuel, from the combustion of 1 gram fuel is known as calorific value, is known as calorific value। हिंदी में लिखोगे बेटा, 1 ग्राम ईंधन के दहन से, 1 ग्राम ईंधन के दहन से, चलिए एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ। 1 ग्राम ईंधन के दहन से, ईंधन के दहन से जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है, 1 ग्राम ईंधन के दहन से जो अधिकतम ऊर्जा
जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है, जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है उसे कैलोरीफिक मान कहा जाता है। उसे कैलोरीफिक मान कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, चलिए। अब कुछ फ्यूल्स हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, डायरेक्ट आपसे पूछी जाते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखोगे बेटा फ्यूल, ईंधन। यहाँ पर लिखोगे बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक मान। ठीक है। अब देखिए हमारे पास फ्यूल कौन कौन से हैं बेटा। काउडंग केक। काउडंग केक समझते होगे बेटा आप लोग, गाय का जो गोबर होता है उसके उपले बनाते हैं। ठीक है। वुड, कोल, कोयला, वुड लकड़ी। फिर आता है बेटा आपका बायोगैस। नहीं नहीं नहीं, बायोगैस नहीं। हाँ सी, बायोगैस। फिर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। काउडंग केक, वुड, कोल, बायोगैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल। अभी एक मिनट रुकना बेटा, आप एक मिनट अभी मत बनाना, वेट अ मिनट। अभी मत बनाना। सीएनजी, एलपीजी, मीथेन। ठीक है। यहाँ लिखोगे आप मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी।
ठीक है बेटा। तो ये जो है ये हमारे पास फ्यूल हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस टेबल को देखते हैं। जो हमारे काउडंग केक होंगे बेटा, अब यहाँ पर जो ये कैलोरीफिक वैल्यू होगी ये होगी किलोजूल, किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम। तो पेपर में ध्यान रखना बेटा यूनिट्स पर भी, ठीक है ना। आप इसको जूल पर केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलोजूल पर ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। तो जो काउ डंग केक होते हैं बेटा, इनसे जो एनर्जी मिलती है ये होती है 6,000 to 8,000। वुड से आपको मिलती है 17,000 से 22,000। कोल से मिलती है बेटा 25,000 से 33,000। बायोगैस से मिलती है बेटा 35,000 to 40,000। पेट्रोल से मिलती है आपको 45,000। सेम डीजल सेम कैरोसिन ऑयल। सीएनजी से मिलती है बेटा 50,000। मीथेन से भी 50,000। एलपीजी से, एलपीजी से मिलती है आपको 55,000। और हाइड्रोजन से मिलती है बेटा 1,50,000, मीन्स 1.5 लाख। ठीक है, तो आपको वैल्यू भले याद हो चाहे ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कंपैरिजन पता होना चाहिए इन 11 फ्यूल का। ठीक है ना, कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी, 2 स्टेटमेंट दे दी 3 स्टेटमेंट दे दी, आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना वैल्यूज भले ही याद ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेटा किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है और किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो जितने भी हमारे पास फ्यूल हैं, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है बेटा, हाइड्रोजन की होती है। तो हाइड्रोजन को क्या करते हैं हम, जितने भी फ्यूल है हमारे पास उन सब में हमने क्या किया है, लिक्विड हाइड्रोजन को सबसे बेस्ट फ्यूल माना है, सबसे बढ़िया प्रकार का ईंधन माना। रीजन क्या है, क्योंकि इससे हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। दूसरा रीजन सुनिए, कोई भी फ्यूल अच्छा कब होता है, कोई भी फ्यूल अच्छा कब होगा, एक तो बेटा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा उससे पोल्यूशन नेग्लिजिबल होना चाहिए। मीन्स अगर किसी फ्यूल का कंबशन कराने से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है और उससे पोल्यूशन हो नहीं रहा, और हो भी रहा तो थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है, तो वो फ्यूल हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट फ्यूल होगा। तो जल्दी से 1 मिनट और देता हूँ बेटा, किसी ने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए, तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन is considered as the, liquid hydrogen is considered as the best fuel। लिक्विड हाइड्रोजन इज हिंदी में लिखोगे बेटा द्रव हाइड्रोजन को, अब हिंदी में लिखिए, द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है। द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है, क्योंकि क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान, इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है। इट हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है और इससे प्रदूषण नहीं फैलता, और इससे प्रदूषण नहीं फैलता, एंड इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन, और इससे प्रदूषण नहीं फैलता, और इससे प्रदूषण नहीं फैलता, और इससे प्रदूषण नहीं फैलता। द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है और इससे प्रदूषण नहीं फैलता। देखिए प्रदूषण कैसे नहीं फैलता, हाइड्रोजन है बेटा, जब कंबशन कराएंगे तो कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। जो भी कंबशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है,
तो जब हम कंबशन कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है ये हमें क्या मिलता है बेटा, वाटर मिलता है। क्या मिलता है प्रोडक्ट हमें, वाटर मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन के कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक आता है पेट्रोलियम। पहले हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम को हिंदी में पेट्रोलियम ही बोलते हैं। एक मिनट नोट कीजिए, मैं आया बेटा। सॉरी 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 सॉरी, मैंने तो अभी देखा कि वॉइस ही नहीं है। दोबारा रिपीट करते हैं। देखो ये थोड़ा सा लॉस है। अब सारी क्लास हो जाती बाई चांस अगर मेरा ध्यान स्क्रीन पर नहीं जाता। चलिए बेटा दोबारा बताता हूँ। आई थिंक यहाँ तक तो माइक ऑन था, ठीक है ना।
अब ये दिक्कत और हो गई, अब कहाँ तक माइक ऑन था ये भी नहीं पता। चलिए मैं एक बार सारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, ठीक है ना। स्लाइड्स तो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। सुनिए, कैलोरीफिक वैल्यू किसे बोलते हैं बेटा, सुनिए कैलोरीफिक वैल्यू। ये तो बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस हुआ पहली क्लास का आज तो आप लोगों को, है ना। देखिए, किसी कल कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी फ्यूल का आप 1 ग्राम लो, किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम लो, ठीक है, उसका क्या कराओ, कंबशन कराओ, दहन कराओ, ठीक है। तो जब हम 1 ग्राम फ्यूल का कंबशन कराते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसे नाम दिया गया है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम का अगर आप कंबशन कराते हो तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू। ये मैंने सारी यहाँ पर लिख दी। चलिए, अब मैंने बताया था बेटा ये हमारे पास 11 फ्यूल्स हैं, ठीक है ना, और इन 11 फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू है ये। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, चाहे ये वैल्यूज आपको याद हो चाहे ना हो, ये सीक्वेंस में ये आपको याद होने चाहिए कि किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है किसकी ज्यादा है, ठीक है ना, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा था ये जितने भी फ्यूल्स हैं इन फ्यूल्स में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है बेटा, लिक्विड हाइड्रोजन के पास। इस इसीलिए हम लिक्विड हाइड्रोजन को क्या करते हैं बेटा, बेस्ट फ्यूल मानते हैं, सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन मानते हैं। क्यों मानते हैं सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन, क्योंकि इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। मतलब जितने भी फ्यूल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किससे रिलीज होती है, लिक्विड हाइड्रोजन से रिलीज होती है, इसलिए हम इसको सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन मानते हैं, ठीक है। अब यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवाया था, अब हिंदी मीडियम में इसको लिखना बेटा। दूसरा, इससे बेटा पोल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता पोल्यूशन, देखिए ये था हमारा फ्यूल, हमने इसका कंबशन कराया, कंबशन कराने से क्या मिला, वाटर मिला। तो वाटर से पोल्यूशन होता है, नहीं होता है। तो दो रीजन है जिसकी वजह से हम लिक्विड हाइड्रोजन को, द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन मानते हैं। तो नोट करके लिखोगे बेटा, द्रव हाइड्रोजन को द्रव हाइड्रोजन को द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है। द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है। द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है, क्योंकि क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है। क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है। क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है और इससे प्रदूषण नहीं फैलता। और इससे प्रदूषण नहीं फैलता। और इससे प्रदूषण नहीं फैलता। और इससे प्रदूषण नहीं फैलता, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम किससे बनता है बेटा, फोसिल से बनता है। फोसिल्स क्या होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है ना। तो बहुत काफी काफी सालों पहले, हजारों सालों पहले पेड़ पौधे जीव जंतु ये क्या हो गए थे बेटा, मिट्टी के अंदर, सॉरी, अर्थ के अंदर दब गए थे, ठीक है ना। और इनके ऊपर क्या था, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लग रहा था, जिसकी वजह से क्या हो गई, ये फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। और वो जो फ्यूल है वो फ्यूल क्या कहलाया आपका, पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन किससे हुई है बेटा, फोसिल से हुई है, जीवाश्मों से हुई है। और फोसिल्स क्या होते हैं आपके, पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है ना, प्लांट एंड एनिमल। और प्लांट और एनिमल के अंदर कौन सा एलिमेंट मिलता है मेनली, कार्बन और हाइड्रोजन। कौन सा मिलता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब प्लांट्स और एनिमल के अंदर ये मिलता है तो फोसिल्स के अंदर भी यही मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसी से हमारा क्या बना है, पेट्रोलियम। तो इसलिए हमने बोला कि पेट्रोलियम जो होता है ना, ये किसका मिक्सचर होगा बेटा, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होगा, ठीक है। दूसरा, पेट्रोलियम को कंपेयर किया गया गोल्ड के साथ। जैसे गोल्ड के प्रोडक्ट्स के रेट लगातार बढ़ते रहते हैं, प्राइसेस लगातार बढ़ते रहते हैं, उसी तरीके से पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, पेट्रोल डीजल ये सब, ठीक है ना, इनके रेट्स भी क्या होते हैं बेटा, लगातार इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको कंपेयर किया गया गोल्ड के साथ, ठीक है। दूसरा, अब पेट्रोलियम का कलर होता है बेटा ब्लैक, और कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, गोल्ड के साथ, तो इसलिए इसको बोल दिया गया ब्लैक गोल्ड, ठीक है। और जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल जो होता है, वो पेट्रोलियम ही होता है। तो इसी के दो नाम होते हैं बेटा, ब्लैक गोल्ड और कच्चा तेल, काला सोना और कच्चा तेल। तो हिंदी में लिखोगे बेटा, यह बहुत सारे यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसे कच्चे तेल इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है।
इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट्स की। तो जो भी हमारी ऑडियो की प्रॉब्लम थी वो भी रिजोल्व हो गई है। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। देखिए बेटा, पेट्रोल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पेट्रोलियम से हमें मिलता है बेटा, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, मिट्टी का तेल, फोर्थ बेटा पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, सभी के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन ना ले। पेट्रोलियम ईथर, नेक्स्ट आता है लुब्रिकेंट, हिंदी में यही नाम है बच्चों इनके, जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ वही हिंदी में नाम है। लुब्रिकेंट का नाम होता है हिंदी में स्नेहक। लुब्रिकेंट होता है स्नेहक। पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम। नेक्स्ट आता है बेटा एसफाल्ट, इसी को बोलते हैं कोल तार, इसी का नाम होता है बिटुमिन। बिटुमिन बेसिकली, बिटुमिन पता है कैसे बोलते हैं बेटा, जब वो जिसका हम रोड, जिस सब्सटेंस का हम रोड बनाने में यूज करते हैं, वो जो तारकोल जो होता है जब रोड बनाने में यूज होता है उसी को बोल देते हैं हम बिटुमिन। ठीक है, और लास्ट आता है पेट्रोलियम कोक। तो ये चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पेट्रोल की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नोट कर लीजिए एक बार, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए हेडिंग डालिए बेटा पेट्रोल। देखिए बेटा, पेट्रोल की क्वालिटी पता करने के लिए एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं हम ऑक्टेन नंबर। ठीक है ना, पेट्रोल की जब क्वालिटी पता करनी है तो उसको किससे पता की जाती है, ऑक्टेन नंबर से। कैसे पता की जाती है अभी इस बार डिस्कस करेंगे, पहले एक पॉइंट लिखते हैं। तो लिखिए द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज डिसाइडेड बाय, इज डिसाइडेड बाय, इज डिसाइडेड बाय ऑक्टेन नंबर, इज डिसाइडेड बाय ऑक्टेन नंबर। लिखोगे पेट्रोल की गुणवत्ता, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता उन ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। तो देखिए, तो पेट्रोल की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की गुणवत्ता,
ठीक है। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है ऑक्टेन नंबर के, ऑक्टेन संख्या की। ठीक है, अब ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखिए, पेट पेट्रोल किसका मिक्सचर, सॉरी, पेट्रोल बेटा किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम किसका मिक्सचर था, हाइड्रोकार्बन का। तो जब ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है तो ये भी किसका मिक्सचर होगा, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है। अब इसकी क्वालिटी हम किससे पता कर रहे हैं, ऑक्टेन नंबर से। तो इसके अंदर मिलता क्या है, पेट्रोल के अंदर हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो यानी कि ऑक्टेन नंबर बेसिकली किसका मिक्सचर होगा, हाइड्रोकार्बन का। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, मेनली आपको दो हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। एक होता है एन हेप्टेन, नाम है ये, नाम हिंदी में वही रहता है एन हेप्टेन का मतलब। थोड़ी बहुत अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ी हो तो इसके अंदर 7 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, 7 कार्बन। और ये 7 कार्बन की क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है ना, ब्रांचिंग नहीं होगी उसमें। और एक होता है आपका आइसो ऑक्टेन, ठीक है ना। आइसो ऑक्टेन, इसमें जो कार्बन है वो है बेटा 8। अब एन हेप्टेन जो है बेटा, इसको ऑक्टेन, इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है, ये इसको असाइन किया गया है 0 ऑक्टेन नंबर। क्या असाइन किया गया है, इसका ऑक्टेन नंबर 0। और आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना असाइन किया गया है, 100। आइसोक्टेन का साइन किया गया है 100। ठीक है। तो होता क्या है, जब हम ऑक्टेन नंबर निकालते हैं, इन दोनों की परसेंटेज निकाली जाती है। ठीक है ना, कि पेट्रोल के अंदर एन हेप्टेन का परसेंटेज कितना है और आइसोक्टेन का परसेंटेज कितना है। तो एक बात बताओ, अगर पेट्रोल के अंदर एन हेप्टेन का परसेंटेज ज्यादा हुआ, इसका अमाउंट ज्यादा हुआ, तो उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा या कम होगा, उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा या कम होगा, सोचकर बताइए, 1 मिनट बताइए जल्दी। हाँ, ऑन ना, चलिए देखिए। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे बेटा परसेंटेज की, अगर एन हेप्टेन का परसेंटेज ज्यादा आ गया, तो देखिए इसका खुद का ऑक्टेन नंबर कम है ना, इसका खुद का ऑक्टेन नंबर कम है। तो अगर इसका अमाउंट पेट्रोल में बढ़ा, तो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर कम हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो बेटा जो प्रीमियम क्वालिटी के पेट्रोल होते हैं ना, जो एरोप्लेन्स में यूज होते हैं, रेसिंग बाइक्स में यूज होते हैं, रेसिंग कार्स में यूज होते हैं, ठीक है ना, इनको, इनके अंदर क्या होता है बेटा, एन हेप्टेन एब्सेंट होता है। क्योंकि अगर एन हेप्टेन बढ़ता रहा तो ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर सबसे कम होता है, एन हेप्टेन का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, आइसोक्टेन का। तो लिखोगे एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या, एन हेप्टेन हैविंग, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। एन हेप्टेन हैविंग द लीस्ट ऑक्टेन नंबर, एन हेप्टेन हैविंग द लीस्ट ऑक्टेन नंबर, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। एन हेप्टेन हैविंग द लीस्ट ऑक्टेन नंबर, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। ठीक है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा, एरोप्लेन्स में, या प्रीमियम पेट्रोल बोल दीजिए सिंपल। इन प्रीमियम, सॉरी, इसका एब्सेंट होता है इन प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता। इन प्रीमियम पेट्रोल, इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट। इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट। इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट। प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता। प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता। प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता। नेक्स्ट वन लिखोगे, प्रीमियम पेट्रोल इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग, प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग
वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल इज यूज्ड, प्रीमियम पेट्रोल इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, देखिए बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पेट्रोल जो है, आपने इसका कंबशन कराया, क्या कराया? कंबशन कराया, दहन कराया। तो जब आपने इसका कंबशन कराया तो कंबशन होता रहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है बेटा, ध्वनि बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है ना, साउंड बहुत ज्यादा निकल रही है। तो आप क्या बोलोगे, इस पेट्रोल की क्वालिटी खराब है या बढ़िया है? बताइए। अगर आप बोलोगे साउंड हो रही है, साउंड निकल रही है, तो आप क्या बोलोगे, इस पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है या खराब है? आप क्या बोलोगे? सर साउंड ज्यादा रिलीज हो रही तो क्वालिटी खराब होगी, गुणवत्ता कम होगी, ठीक है ना। और अगर क्वालिटी खराब हुई तो ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा या कम होगा? ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा या कम होगा इसका? कम होगा। ऑक्टेन संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप कोरिलेट कीजिए साउंड के साथ बेटा ऑक्टेन नंबर का कैसा रिलेशन है। अगर साउंड ज्यादा प्रोड्यूस कब होगी? जब उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्टेन नंबर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साउंड के। ऑक्टेन संख्या विक्रमानुपाती होती है बेटा ध्वनि के, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाना, क्योंकि ऑक्टेन नंबर बढ़ाएंगे तभी तो पेट्रोल की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने का, इस ऑक्टेन नंबर को आप कैसे बढ़ा सकते हो? साउंड को कम करके, ठीक है। तो साउंड को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, पेट्रोल के अंदर एक कंपाउंड मिक्स करते हैं जिसको बोलते हैं हम एंटी नॉकिंग कंपाउंड। एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एस फोटोरोधी यौगिक। एस फोटोरोधी यौगिक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? एस फोटोरोधी यौगिक, ठीक है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। चलिए अब देखिए, तो ये जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है बेटा, ये होता कौन सा है? ये जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है ये होता कौन सा है? तो ये जो कंपाउंड है ये होता है आपका टेल, TEL। इसकी फुल फॉर्म होती है टेट्रा इथाइल लेड। इस कंपाउंड का फंक्शन क्या है बेटा? पेट्रोल में इसको मिक्स करेंगे तो जब कंबशन होगा तो ये साउंड को रिड्यूस कराएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक पता है क्या है? इसका यूज करने से होता क्या है? पेट्रोल से जो धुआं निकलता है, पेट्रोल से जो धुआं निकलता है बेटा, इसके अंदर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और दूसरे मेटल कौन सा निकलता है? देखिए हमने पेट्रोल के बारे में अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पेट्रोल के बारे में पढ़ा, मेटल कहीं दिखा आपको? यहाँ पर दिखा, लेड सीसा, ये क्या है? एक मेटल है। यानी कि जब पेट्रोल का कंबशन होता है ना, तो इससे जो धुआं निकलता है इसके अंदर एक मेटल मिलता है, लेड सीसा। और इसी लेड से होता है कैंसर। इस ये लेड क्या करता है? कैंसर क्रिएट करता है बेटा। जैसे मैगी के अंदर बेटा लेड मिला था जिसकी वजह से कैंसर होता था, इसलिए बीच में मैगी पर क्या लग गया था? बैन लग गया था, ठीक है। तो जब ये पता चला कि लेड से कैंसर होता है और लेड इससे रिलीज होता है, तो इस पर क्या कर दिया बेटा? बैन लगा दिया, ठीक है। तो अगर आप पेट्रोल पंप पर तो जाते ही रहते होगे है ना, तो देखा होगा मैक्सिमम पेट्रोल पंप पर लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल, ठीक है ना। कुछ ने नहीं देखा होगा क्योंकि उनका ध्यान कहाँ रहता है? लड़की की स्कूटी पर, है ना, कि स्कूटी वाली क्या कर रही है ना, अपने पे कोई ध्यान नहीं। तो अगर स्कूटी वाली पर आपका ध्यान नहीं है तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पर लिखा हो, नहीं लिखा होता, कुछ पर नहीं भी लिखा होता, क्योंकि ये इंडिया है। इंडिया में क्या होता है? बैन लगा रहे हमें तो जो करना हम तो वही करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं दो पेट्रोल ले ले हम यहाँ पर, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आपके पास दो पेट्रोल है, P1 P2, एक P1 है एक P2 है। इसके अंदर जो लेड है,
ये ज्यादा है, शीशे की जो मात्रा है वो ज्यादा है। और दूसरा पेट्रोल है P2, इसके अंदर शीशे की मात्रा कम है। ठीक है ना। ये डेटा आपको गिवन है, आपको ये पहचानना है P1 और P2 में से कौन सा पेट्रोल बढ़िया है, कौन सा पेट्रोल खराब है। आज तो कमेंट नहीं है तो एक बार सोच लीजिए फिर भी। ठीक है ना। P1 और P2 में से किसके अंदर किसका ऑक्टेन नंबर बढ़िया होगा, या बोल सकते हो कौन सा पेट्रोल बढ़िया होगा। तो फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि अगर आप फीलिंग्स के साथ आंसर लगाओगे तो आंसर आपका गलत आएगा। देखिए समझिए, टॉपिक समझिए पूरा। अभी हमने टेट्राइथाइल लेड का यूज किस पर्पज के लिए किया था बेटा, साउंड को कम करने के लिए। तो जो लेड होता है, लेड क्या करता है, ये साउंड को कम करता है। अगर आप लेड बढ़ा रहे हो, शीशे की मात्रा को बढ़ा रहे हो, हिंदी में इसको बोलते हैं शीशा, वो वाला शीशा नहीं जो घर पर यूज कर रहे हो, वो वाला नहीं है, ये मेटल है। ठीक है ना। तो लेड की मात्रा अगर आप बढ़ा रहे हो तो इससे क्या हो रही है, साउंड क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, ध्वनि कम हो रही है। और अगर साउंड कम होगी, अगर साउंड कम होगी तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। ऑक्टेन संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप एक चीज देखिए, लेड में और ऑक्टेन नंबर में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑक्टेन नंबर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ लेड की, परसेंटेज ऑफ लेड की, शीशे के प्रतिशत की। ठीक है ना। यानी कि जितना लेड ज्यादा होगा ऑक्टेन नंबर उतना ही ज्यादा होगा। हालांकि उसका साइड इफेक्ट है कि उससे लेड रिलीज होगा जिससे कैंसर होगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब पेट्रोल से जो आग लगती है तो क्या आप उसे पानी से बुझा सकते हैं। देखिए, नहीं बुझा सकते बेटा। पेट्रोल से जो आग लगती है उसको आप पानी से नहीं बुझा सकते। जैसे ये पेट्रोल है, ठीक है, आग लगी है, लाल रंग की है ना, ऐसी तो होती है ना, थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर होता है जब आग लगती है। आपने इसमें डाल दिया वाटर, आपने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया, और ये क्या था आपका पेट्रोल। तो एक बात बताओ, पानी से बुझ जाएगी आग, ये नहीं बुझेगी ना। क्यों नहीं बुझेगी, क्योंकि बेटा वाटर जो होता है ये पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर इनसोल्यूबल होता है, एविले होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, एविले होता है। जैसे पानी जाए, पानी अंदर तो जा ही नहीं पाएगा पेट्रोल के, तो अंदर नहीं जा पाएगा तो ये आग को नहीं बुझा पाएगा। तो इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सैंड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखोगे फॉर पेट्रोल फायर, पेट्रोल से लगने वाली आग को, फॉर पेट्रोल फायर, पेट्रोल से लगने वाली आग को, फॉर पेट्रोल फायर वाटर इज नॉट यूज्ड, पेट्रोल से लगने वाली आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में अविलय होते हैं, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में अविलय होते हैं। पेट्रोल एंड वाटर आर इनसोल्यूबल इन ईच अदर, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में अविलय होते हैं, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में अविलय होते हैं। अविलय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा।
पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए, फॉर पेट्रोल फायर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड। फॉर पेट्रोल फायर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड। पेट्रोल से लगने वाली आग को फोम प्रकार के पेट्रोल से लगने वाली आग को फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहानी थी बेटा पेट्रोल की। अब हम डीजल की बात करते हैं। ठीक है ना, डीजल तो बहुत, बाकी तो अब सारे छोटे टॉपिक है, पेट्रोल ही सबसे बड़ा था। तो हेडिंग डालिए डीजल। तो जैसे पेट्रोल की क्वालिटी होती है बेटा, वैसे डीजल की भी क्वालिटी होती है। तो डीजल की क्वालिटी का पता करने के लिए क्या होता है, सिटेन नंबर होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो लिखोगे द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, सॉरी क्वालिटी ऑफ डीजल, सिंपल लिख लेते बेटा, देखिए ऐसे लिख लीजिए, क्वालिटी ऑफ डीजल, क्योंकि इतना समझ चुके हैं अब। डीजल की गुणवत्ता, डीजल की गुणवत्ता, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा सिटेन नंबर के, सिटेन संख्या, सिटेन नंबर की, सिटेन संख्या की। ठीक है, अब ये सिटेन नंबर जो होता है, ये भी दो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है बेटा। इसके अंदर होता है बेटा अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, और दूसरा होता है हेक्साडेकिन, हेक्साडेकिन। ये जो अल्फा मिथाइल नेप्थलीन होता है बेटा, इसमें कार्बन की संख्या जो होती है वो होती है 11, और जो हेक्साडेकिन होता है इसमें कार्बन की संख्या होती है बेटा 16। ठीक है ना, कितनी होती है कार्बन की संख्या, 16। ठीक है, अब डीजल से जो धुआं निकलता है, डीजल स्मोक, आपको ध्यान रखना बेटा, इसमें कौन कौन सी गैस निकलती है। एक तो निकलती है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी निकलती है बेटा NOx। एक्स का मतलब क्या है, ये नंबर 1 भी हो सकता है 2 भी, मतलब NO भी निकलती है और NO2 भी। ये मतलब है इसका, एक्स की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है। बस इतना आप डीजल के बारे में ध्यान रखोगे, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कैरोसिन ऑयल से क्वेश्चन कभी नहीं आया है और ना ही आएगा। आएगा तो मैं बता देता हूँ कौन सा आएगा। ठीक है, एक तो कैलोरीफिक वैल्यू वाला आना है, वो हम कर चुके हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू उसकी किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में कम है। बाकी क्वेश्चन बनता है, आने के चांस उसके भी कम होते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। तीसरा बेटा कैरोसिन ऑयल, बेसिकली कैरोसिन ऑयल का यूज कहाँ करते हैं, स्टोव्स में यूज करते हैं बेटा। ठीक है ना, आग लगाने में। ठीक है ना, और उसमें तो आप वैसे ही माहिर हो, आग में घी भी डाल सकते हो आप, है ना। चलिए, तो हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप का कैरोसिन ऑयल, जिसको बोलते हैं हम प्रीमियम कैरोसिन ऑयल। हिंदी में यही नाम है बेटा, प्रीमियम कैरोसिन ऑयल, प्रीमियम कैरोसिन ऑयल। पहले तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, हेलीकॉप्टर्स में। हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो कैरोसिन ऑयल होता है। ठीक है, फाइटर प्लेन्स जो होते हैं, जेट प्लेन्स जो होते हैं, ठीक है ना, फाइटर प्लेन्स जो होते हैं, जेट प्लेन्स जो होते हैं, उसके अंदर किसका यूज करते हैं बेटा हम, कैरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, आपने मूवीज देखते होगे, कभी हॉलीवुड मूवीज देखी है आपने, देखी होगी, उसके अंदर कभी हेलीकॉप्टर का सीन देखा, नहीं देखा, क्योंकि ध्यान तो अंदर हो क्या रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो देखना कभी। ठीक है, आपकी किस्मत हुई तो दिख ही जाएगा। ठीक है ना,
जरूरी नहीं कि दिख भी पाए, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है, हेलीकॉप्टर के बाहर कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, 3 अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। वो अल्फाबेट कौन से होते हैं बेटा? ATF। तो ये जो ATF है, ये बोला जाता है प्रीमियम केरोसिन ऑयल को, ठीक है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर पर लिखा होता है ATF। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा एविएशन टर्बाइन फ्यूल। बस इतना ध्यान रखिए ATF क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, किसको बोलते हैं, ठीक है। और हेलीकॉप्टर के अंदर कौन सा फ्यूल यूज होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ आती है बेटा LPG, पेट्रोलियम गैस जो बोलते हैं। फोर्थ है पेट्रोलियम गैस, ये है आपकी LPG, पेट्रोलियम गैस LPG। तो जो LPG होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा, आपको पता होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पता है क्यों बोलते हैं? आप लोगों ने सिलेंडर उठाया होगा, सिलेंडर देखा होगा कई बार घर पर, मम्मी पापा आपके बोलते होंगे, अब तो आप भी कुछ में से, आप लोगों में से भी कुछ मम्मी पापा बन चुके होंगे, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि सिलेंडर के अंदर पानी भर दिया, है ना, बजा के देखते हो ये तो पानी भर दिया, मिलावट कर दी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एक्चुअली सिलेंडर के अंदर जो LPG होती है वो गैस की फॉर्म में नहीं होती, ठीक है ना, उसको लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है, इसीलिए इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब इस LPG के अंदर बेटा कौन सी गैस, कौन कौन सी गैस मिलती है, देखिए। सबसे ज्यादा मात्रा में होती है बेटा इसके अंदर ब्यूटेन, सबसे ज्यादा मात्रा में होती है ब्यूटेन। सेकंड, सेकंड नंबर पर होती है बेटा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। थर्ड नंबर पर होती है प्रोपेन, थर्ड नंबर पर क्या होती है? प्रोपेन, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब LPG लीक करती है तो उसके अंदर से स्मेल आती है। कोई ऐसा जिसको स्मेल ना आती हो तो वो पर्सन नॉर्मल नहीं है, अपना इलाज करा ले बेटा, ठीक है ना। लीक करेगी तो स्मेल आएगी। अब वो स्मेल किसकी वजह से आती है? ब्यूटेन की वजह से? नहीं। आइसोब्यूटेन की वजह से? नहीं। तो फिर किसकी वजह से आती है? प्रोपेन, है ना मूर्खो। इन तीनों में से किसी की वजह से भी वो स्मेल नहीं आती, ना तो वो ब्यूटेन से आती, ना आइसोब्यूटेन से आती, ना वो प्रोपेन से आती। तो उसके लिए, अब ये तीनों क्या है, ओडरलेस गैसेस है, इनसे कोई गंध नहीं आती, कोई स्मेल नहीं आती। तो अगर मान लीजिए सिलेंडर के अंदर सिर्फ यही गैसेस प्रेजेंट हो, ठीक है, गैस लीक हो रही है और आप उधर माहौल बना रहे हो, पता चला थोड़ी देर में परमानेंट बेहोश, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसके अंदर एक स्मेलिंग एजेंट मिक्स करते हैं। तो वो जो स्मेलिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका इथाइल मरकैप्टेन। क्या नाम होता है उसका? इथाइल मरकैप्टेन। हिंदी में यही नाम है बेटा, एज इट इज लिख लेंगे, इथाइल मरकैप्टेन। इसी का दूसरा नाम होता है थायो इथेनॉल, थायो इथेनॉल। फॉर्मूला होता है इनका C2H5SH। एस है ये H5, ये S और ये H, C2H5SH, ठीक है, नोट कीजिए। जो लाइटर होता है ना, माहौल बनाने वाला, गैस वाला नहीं, माहौल बनाने वाला, उसके अंदर वो, उसके अंदर भी आप देख सकते हो, बोलते हैं ना लाइटर के अंदर गैस है, गैस तो नहीं होती ना, होती तो वो गैस है लेकिन किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उसके अंदर ब्यूटेन होती है बेटा, जो लाइटर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर, तो जो पेट्रोलियम ईथर होता है बेटा, इसका यूज करते कपड़ों पर, ड्राई क्लीनिंग कराते हैं ना, तो ड्राई क्लीनिंग में किसका यूज होता है? पेट्रोलियम ईथर का यूज होता है। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है, इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है।
इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। नेक्स्ट आता है लुब्रिकेंट, स्नेहक। लुब्रिकेंट, स्नेहक। ठीक है, तो लुब्रिकेंट का यूज कहाँ करते हैं हम बेटा? लुब्रिकेंट का काम होता है फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है ना। घर्षण को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लुब्रिकेंट क्या करते हैं बेटा? फ्रिक्शन को कम करते हैं। अब ये जो लुब्रिकेंट होंगे बेटा, ये किस स्टेट में होंगे? इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। जनरली ये किस में मिलेंगे? लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा लुब्रिकेंट है बेटा जो सॉलिड स्टेट में मिलता है। एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो क्या करता है? सॉलिड स्टेट में मिलता है। और वो लुब्रिकेंट कौन सा होता है? आपका ग्रेफाइट। तो मेटल नॉन मेटल जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो लिखोगे। It reduces the friction. It reduces the friction. It reduces the friction. It reduces the friction. यह घर्षण को कम करते हैं। 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 तो एक होता है हमारे पास सॉलिड लुब्रिकेंट, ठोस स्नेहक। सॉलिड लुब्रिकेंट, ठोस स्नेहक। तो ये जो सॉलिड लुब्रिकेंट होता है ये है आपका ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट आता है बेटा पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स किसका प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। इसीलिए इसका दूसरा नाम रख दिया गया पेट्रोलियम वैक्स। दूसरा नाम क्या रख दिया गया इसका? पेट्रोलियम वैक्स। इसको हम पेट्रोलियम मोम के नाम से भी जानते हैं। तो लिखोगे, इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज पेट्रोलियम वैक्स। इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज पेट्रोलियम वैक्स। इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है। इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है। इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा हम? कैंडल्स बनाने में, मोमबत्ती ग्रीस बनाने में, वैसलीन बनाने में, इसमें इसका यूज करते हैं। तो लिखोगे, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ candles, grease. It is used in the manufacturing of candles, grease, Vaseline, etc. Candles, grease, Vaseline, etc. इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस इत्यादि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा बिटुमिन। पूरा लिख लीजिए चाहे आप। एसफाल्ट, कोलतार। कोलतार का यूज तो आपको पता है, ये सड़क बनाने में करते हैं, ठीक है ना। चलो बिटुमिन, तो बिटुमिन के लिए प्रॉपर लिखते हैं। लिखोगे, बिटुमिन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। बिटुमिन इज यूज्ड, बिटुमिन का प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। बिटुमिन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। बिटुमिन का प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। बिटुमिन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। बिटुमिन का प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। सड़क बनाने में किया जाता है। सड़क बनाने में किया जाता है। अब देखिए, एक चीज आई थी नेप्थलीन, पढ़ाऊंगा भी मैं आपको। नेप्थलीन देखो यहाँ पर कहाँ गया, डीजल में आई थी। हम्म
ये नेप्थलीन आया था ना, नेप्थलीन की बॉल्स आपने देखी होगी बेटा, कपड़ों में रखते हैं और कुछ दिन बाद वो गायब हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, उनमें एक प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन ना ले, किसने पढ़ा भी होगा, ऊर्ध्वपातन। तो उसमें क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट किस में बदलता है बेटा, गैस में बदलता है। किस में बदलता है, डायरेक्ट गैस में बदलता है। ठीक है। तो इसी तरीके, तो ये जो एसफाल्ट आता है ये किससे बनता है बेटा, ये कोल तार से मिलता है। किससे मिलता है, कोल तार से। तो लिखोगे नेप्थलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। नेप्थलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। नेप्थलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है। नेप्थलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। नेप्थलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। नेप्थलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है। नेप्थलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है। नेप्थलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है। लास्ट है पेट्रोलियम कोक। एक ही यूज है इसका। इसका एक क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा, चार ऑप्शन देकर आपसे पूछ लेंगे कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है कौन सा नहीं है, उसमें पेट्रोलियम कोक का आपको यूज पड़ेगा। अदरवाइज पेट्रोलियम कोक से कोई क्वेश्चन और बनता नहीं। वैसे इसका एक यूज बता देते हैं, स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। तो लिखोगे इसका प्रयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री। इसका प्रयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। 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 चलिए बेटा कोयले पर आते हैं। हेडिंग डालोगे कोल कोयला। तो कोयले की खानों से बेटा हीरा निकलता है, जिसकी वजह से कोल को कंपेयर किया गया है डायमंड के साथ। ठीक है। और कोयले का कलर होता है ब्लैक, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ब्लैक डायमंड, काला हीरा। तो लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज, इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड। इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड। इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। लिखोगे टाइप्स ऑफ कोल, कोयले के प्रकार। टाइप्स ऑफ कोल, कोयले के प्रकार। तो कोयला जो होता है बेटा ये चार तरीके का होता है। फर्स्ट है पीट, हिंदी में इसको पीट ही बोलते हैं। सेकंड है बेटा लिग्नाइट, लिग्नाइट को हिंदी में लिग्नाइट बोलते हैं। थर्ड है बिटुमिनस। और फोर्थ है एंथ्रासाइट। फोर्थ है एंथ्रासाइट। ठीक है। अब इनको जो डिफाइन किया गया है वो कार्बन की परसेंटेज के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब जो मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ बेटा वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन कम है किसमें ज्यादा है। एग्जैक्ट आपको ज्योग्राफी में पता चल जाएगी, खराब का तो ज्योग्राफी का कोई काम ही नहीं है ना। चलिए कोई नहीं, देखिए तो जो पीट होता है एग्जैक्ट तो इसमें बेटा 28% होती है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पेपर के लिए ये वाली परसेंटेज, सिर्फ ये वाली परसेंटेज नहीं आती, और आगे मैं कहीं भी परसेंटेज लिखवाऊंगा तो वो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना। लिग्नाइट 60 to 70, बिटुमिनस 70 to 88, और एंथ्रासाइट ग्रेटर देन 88। ठीक है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। अब एक टर्म होती है वोलाटाइल, वाष्पशील। एक टर्म होती है वोलाटाइल, वाष्पशील। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, अगर किसी चीज को आप गर्म करो, हल्का सा उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना। थोड़ी सी टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं वोलाटाइल। जैसे पेट्रोल होता है, आप उसको रख दीजिए, थोड़ी देर में आपको पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, अगर आपने उसको खुले में छोड़ दिया तो इस यानी कि वो बहुत ज्यादा वोलाटाइल है। तो यहाँ पर आपको इन चारों पेट्रोल में से ये पता लगाना कौन सा ज्यादा वोलाटाइल है कौन सा कम। तो जितना कम कार्बन, जितना कम कार्बन उतना ज्यादा वोलाटाइल। तो सबसे कम कार्बन किस में बेटा, पीट में, तो ये सबसे कम वोलाटाइल होता है। तो लिखोगे हिंदी में यह सबसे कम वाष्पशील होता है। एक ही पॉइंट होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख लीजिए।
इन दोनों का एक एक पॉइंट है, इनके दो या दो, किसी के दो किसी के तीन है, ठीक है ना, वो मैं लिखवाता हूँ अभी। इट इज द लीस्ट वोलाटाइल, यह सबसे कम वाष्पशील होता है। इट इज द लीस्ट वोलाटाइल, यह सबसे कम वाष्पशील होता है। सॉरी सॉरी, हाईली हाईली हाईली, वेट वेट वेट, यह सबसे अधिक वाष्पशील होता है। इट इज हाईली वोलाटाइल, इट इज हाईली वोलाटाइल, यह सबसे अधिक वाष्पशील होता है, यह सबसे अधिक वाष्पशील होता है। इट इज हाईली वोलाटाइल, यह सबसे अधिक वाष्पशील होता है, ठीक है। इन चारों में से बेटा ब्राउन कोल, भूरा कोयला किसे कहते हैं हम, लिग्नाइट को कहते हैं ब्राउन कोल, भूरा कोयला। तो लिखोगे इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज ब्राउन कोल, इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। बिटुमिनस बेटा, इन चारों में से बेटा, इन चारों में से कौन सा कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है भारत में, बिटुमिनस मिलता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मिलता है, बिटुमिनस मिलता है। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट देखोगे, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन abundant amount, it is present in abundant amount, abundant amount in India among all coals, in India among all coals। भारत में सभी, ऐसे लिखो, सभी कोयलों में से यह कोयला, सभी कोयलों में से यह कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। सभी कोयलों में से यह कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। सभी कोयलों में से यह कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। सभी कोयलों में से यह कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। सेकंड, अब ये सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है तो बेटा इसकी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, ठीक है। तो घरों पर कौन सा कोयला यूज होगा, जिसकी कॉस्ट कम होगी, सस्ता और टिकाऊ, ठीक है। तो इंडस्ट्री में और घरों पर हमारा बिटुमिनस ही यूज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा हाउस होल्ड कोल और कमर्शियल कोल, घरेलू कोयला और औद्योगिक कोयला। तो लिखिए, इसे घरेलू कोयले, इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज हाउस होल्ड कोल, इट इज आल्सो नोन एज हाउस होल्ड कोल एंड कमर्शियल कोल, एंड कमर्शियल कोल। इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। अब एंथ्रासाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी ये कोयले हैं बेटा, सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। तो फर्स्ट में लिखोगे, इसे सबसे, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कोल, इसे सबसे उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। इसे सबसे उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कोल, इसे सबसे उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। इसे सबसे उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। इसे सबसे उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। अब देखिए, सबसे ज्यादा कार्बन इसी के अंदर है, तो कार्बन ज्यादा होगा तो वोलाटाइल भी कम होगा और सबसे ज्यादा एनर्जी भी इससे रिलीज होगी। तो लिखोगे, इट इज द लीस्ट वोलाटाइल, यह सबसे कम वाष्पशील है। इट इज द लीस्ट वोलाटाइल, यह सबसे कम वाष्पशील है। इट इज द लीस्ट वोलाटाइल, यह सबसे कम वाष्पशील है। लास्ट पॉइंट लिखोगे बेटा, इट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी ऑन कंबशन, इट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी, इट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी
इट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी ऑन कंबशन, इट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी ऑन कंबशन। इसके दहन से, इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम एसिड बेस एंड सोल्ट स्टार्ट करेंगे, या अभी कर लें? 10 मिनट हैं अभी हमारे पास। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। तो नोट कर लीजिए बेटा इसको। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, कल रात को हमारी क्लास होगी किस टाइम? 9 से 10:30, ध्यान रखना। ठीक है ना। एसिड बेस एंड सोल्ट स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड बेस सोल्ट स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए, ये काम करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे पहले। पहले वही करते हैं, फिर एसिड बेस सोल्ट पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि कल ही एसिड बेस सोल्ट स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।